हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। उड़ान 500 पूरे साल का आपका करंट अफेयर का जो ये पेन पॉइंट है ना, अभी कवर कर रहे हैं। रुक जाओ, डोंट वरी। इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे खुश लग रहे हैं दाढ़ी वाले भैया। नाउ चलो, अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने हैं। ये सर क्या है, ये पहला वाला इसका टॉपिक है इस वाली किताब का। जो किताब आपको यहाँ दिख रही है लगी हुई, इस किताब को डाउनलोड कर सकते हो आप। ये डाउनलोड करने के लिए फ्री है। जाओ पीडब्ल्यू ओनली है ये हमारी वेबसाइट पे, वहां जाके आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, आपको अपना ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, जो भी होता है चीजें एक बार तीन चार चीजें बता दो और आपको फिर आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। ये फ्री है बेटा, बच्चा इसको डाउनलोड कर लेना, अपने हाथ में रखना। टॉपिक उसमें लिखे हुए होंगे, नहीं समझ में आ रहा है उसी के लिए मैं हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वगैरह देने के बाद आपके पास ये इसकी पीडीएफ हो जाएगी। पीडीएफ हाथ में लेके क्या फायदा जब तक पढ़ो नहीं, और जब तक पढ़ो नहीं, जब तक समझ में नहीं आया तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है हम उसको आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में होता क्या है, पहली पहली बात तो इस टॉपिक में पहली पहली बात ये होगी कि संविधान के अंदर अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं इस दौरान, पिछले एक साल में कोई सुप्रीम कोर्ट में केस गया होगा, कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, कोई बिल है, कोई माइनॉरिटीज के लिए कोई अगर कोई आर्गुमेंट गया है, प्रियम्बल के लिए कुछ गया है, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके ऊपर संवैधानिक डेवलपमेंट क्या क्या हुए पिछले पूरे साल में, जो इस साल के एग्जाम के लिए हमारे रेलेवेंट बन जाएंगे, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, वेरी वेरी हैप्पी फेस ऑफ दाढ़ी वाले भैया। नाउ इन दाढ़ी वाले भैया का जो टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे भी ये नोट्स को पा सकते हो, कहोगे तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स आ रहे हो, इसके अलावा जो भी आपको कोई भी लाइव आपको डिस्कशन करना हो, लाइव भी आएंगे इस पे, संडे संडे देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो, जो आपका मन करे सुन लेना बात। नाउ लेट्स कम टू अपने पूरे, हमारी बिगिनिंग करते हैं। क्या है साहब, पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब सुनना शुरू करो अभी ध्यान से। पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या आई, सबसे पहली चीज आई जब हमने अपना देखना शुरू किया कि जून, पिछले साल के जून में, जब से आप अपने बैच वगैरह शुरू करते हो, पढ़ाई शुरू करते हो यूपीएससी की, तो जून 25 1975 को लगी थी इमरजेंसी। उसके हुए 50वीं सालगिरह। 50वीं सालगिरह को क्या कहते हैं, डायमंड जुबली कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा अगर याद हो तो जरा बताना, ठीक है। तो अब ये तो भाई डायमंड सिल्वर जुबली जो होती है बड़ी हैप्पी चीज होती है, लेकिन चलो इमरजेंसी इतनी हैप्पी चीज नहीं थी, कोई बात नहीं, चलो। नाउ इमरजेंसी जब होती है, इमरजेंसी के अंदर हमने कुछ संवैधानिक प्रावधान देखे हैं, हमने इतिहास देखा ही देखा कि साहब ऐसा 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 हुआ, वैसा हुआ। उस समय के अखबार जो थे वो भी आते थे, डेली अखबारों में लिखा होता था कि साहब साहब चीजें बढ़िया चल रही हैं, एकदम पूरी एकदम ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं, रेडियो में अच्छे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, न्यूज भी हो रही है, ऑफिस भी खुल रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है एकदम परफेक्ट दुनिया चल रही है। लेकिन जबकि परफेक्ट नहीं थी। कई सारे अपोजिशन के लीडर्स थे, वो बेचारे अंदर थे, और अंदर थे बेचारे 5-5 6-6 10-10 महीने अंदर हो गए, बाहर ही नहीं आ पाए। तो उस दौरान क्या होता है, जो भी पावर होगी वो सेंटर के पास आ जाएगी। ये होती है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, हमारी स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, सारी की सारी चीजें जो हमारे इतने बड़े बड़े घातक जो हथियार हैं, ये लिखे संविधान के पार्ट 18 में। करेक्ट। पार्ट 18 में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ होता है, कुछ ऐसे हमारे पास 8-9 आर्टिकल हैं, 352 से लेके 360। इन आर्टिकल्स में मेंशन क्या है कि साहब अगर राष्ट्रपति के द्वारा लगवाई जा रही इमरजेंसी तो कैसी वाली है, या तो नेशनल है, या प्रेसिडेंट रूल है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा होगा। इसके बाद 355 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 355 कहता है कि जो सेंटर है, जो बड़ा भाई है, वो सेंटर जिम्मेदार है क्या करने के लिए, अपने सारे छोटे भाइयों को, स्टेट्स को बचाने के लिए, किसी भी चीज से, चाहे आपदा से, कोई इंटरनल इमरजेंसी से, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन से, जो भी चीजों से, ठीक है साहब, ओके। तो हमारे यहाँ लग रही थी पहली नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, ये कब कब लगती है, इसके प्रावधान लिखे हुए हैं, ये तब लगेगी देखो कुछ ही 3 कारण से। क्या, या तो लड़ाई जंग हो जाए, या एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, एकदम बिल्कुल कोई बाहर का आदमी हमें आगे दिखा रहा हो, या फिर तीसरा क्या हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन। याद रखना, ये आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड था, ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड बाद में जोड़ा गया था। पहले इसके कुछ और शब्द लिखा हुआ होता था। वो क्या होता था, वो बहुत ही वेग वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो टॉपिक हमारे इस साल के पॉलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए जो जो इंपॉर्टेंट हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये था 50वीं सालगिरह इसकी मना रहे थे, मनाने तो नहीं चाहिए, खैर कोई बात नहीं। नाउ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब ये पहले का शब्द था जिसका मतलब था कि कोई आंतरिक कुछ भी कलेश हो गया, लो चलो लगा दे इमरजेंसी। अब आंतरिक कोई भी छोटा मोटा ऐसा कलेश हो सकता है, बड़ा कलेश हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हमने कहा ये जो बहुत जो वेग वर्ड है ना, ये तो बहुत डेंजरस है। हमने कहा इसको चेंज करते हैं, पहले इसको चेंज करके हमने लिखा आर्म्ड रिबेलियन। करेक्ट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 356 ये कहता था, कहता अभी भी है, राष्ट्रपति का शासन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट, या सम ऑफ द स्टेट, या वन स्टेट, या टू, या अपने वन और मोर स्टेट्स। अगर इन स्टेट्स में संवैधानिक मशीनरी का, या जो हमारी संवैधानिक जो पूरा प्रावधान है, प्रशासन का जो सारा तरीका है, हॉस्पिटल है, सारे सब चीजें हैं, ऑफिस है, बिल्डिंग है, पुलिस है, प्रशासन है, अगर कलेक्टर भवन की किसी आग लग गई, कुछ हो गया, कोई लोगों ने जाके उत्पात मचा दिया, दैट मींस वो क्या समय है, वो समय वो वाला है जहां पे फेलियर हो गई है ऑफ संवैधानिक मशीनरी, जहां पे स्टेट की पावर को लोग डिनाई कर रहे हैं,
कह रहे हम नहीं मानते ऐसी कोई पावर, तो इसका मतलब है कि उस स्टेट में प्रॉब्लम आ चुकी है और प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि नाउ बड़े भाई हैज टू हैंडल। और जब बड़े भाई हैज टू हैंडल दैट मींस कि यहां पे लगेगा राष्ट्रपति का शासन, बड़े भाई की तरफ से आएगा ये। इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये क्या होता है सर? ये तब होता है जब क्रेडिट, हमारे देश के क्रेडिट को नुकसान हो, क्रेडिट या हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। अभी क्या वर्ड आ रहे हैं सर, क्यों समझा रहे हो? अभी पूरा साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना, कईयों को तो समझ में नहीं आ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आप लोगों का दुख दर्द के नहीं पढ़ रहे ध्यान से, कोई बात नहीं, मैं समझाने आया हूं ना, डोंट वरी। नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब समझ में आ रहा है, वित्तीय आपदा, पैसे से रिलेटेड तो होगी होगी। जब मान के चलो कोई ऐसा क्रेडिट वाली हमारी हमारी सिचुएशन पर कोई खतरा आ जाए, हमारे देश के फाइनेंशियल जो हमारी स्टेबिलिटी है उस पर खतरा आ जाए, हमारे देश के पास आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, हमारे देश का सोना कुछ भी गिरवी विरवी हो गया, चला गया, कम बच गया, कुछ चीजें हो गई, दैट मींस वो समय वो वाला है जब हमारे देश के क्रेडिट पे खतरा है। क्रेडिट पे खतरा मतलब क्या होता है? देश के गुडविल ऑफ टेकिंग अ लोन। जब हम किसी से लोन लेने जाते हैं उस समय पे क्रेडिट की बात होती है, साहब आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका सिविल स्कोर कितना है। इसका मतलब है ये समझ में आता है कि हाँ इस व्यक्ति को हम लोन दे सकते हैं। जब ऐसे केस में पूरे देश की बात हो रही हो, वहां पे बात आएगी कि देश का क्रेडिट अगर कमजोर हो गया हो, देश की करेंसी जो है टूट रही हो, डूब रही हो, देश का मार्केट क्रैश हो रहा हो, उस समय का हाल वो हो सकता है जब देश में लग जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान क्या होते हैं? इसमें क्या क्या हो सकता है? सबकी सैलरी कटौती होगी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, कोई सरकार कुछ नहीं खर्चा करेगी, बड़े काम नहीं करेगी, स्कीम जो भी होगी सेंटर अब डील करेगा, पार्लियामेंट डील करेगा उसको। चलो साहब ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे राष्ट्रपति का शासन। ये कहता है आर्टिकल 300 जो हमारा 65 कि राष्ट्रपति का शासन फेलियर टू कंप्लाई विद बड़े भाई की डायरेक्शन। अगर बड़े भाई ने कुछ बोला हुआ था करने को और छोटा भाई वो नहीं कर पा रहा है, तो छोटे भाई का फिर इज्जत करने का फिर समय नहीं आया ये। इसका मतलब है कि ये वो समय आ गया है जब इस बड़े भाई की बात मनवानी पड़े, चाहे जोर जबरदस्ती से चाहे प्यार मोहब्बत से। तो जब प्यार मोहब्बत से नहीं मान रहा है तभी तो जोर जबरदस्ती करी। तो ऐसे केस में फेलियर टू कंप्लाई विद, कोई भी सेंटर ने अगर डायरेक्शन दिए होंगे कि तुम्हारी स्टेट से रेलवे लाइन गुजारनी है, मुझे स्टेट कहते नहीं जाएगी मेरे यहाँ से रेलवे लाइन, ऐसे इसका मतलब है नहीं जाएगी, मतलब क्या होता है? जाएगी जाएगी। तो अब अगर ऐसे में स्टेट अगर कह रहा हो या जो हमारे सेंटर की बात हमारे हम नहीं मानूंगा, तो इसका मतलब है कि वो समय वो आ गया है, लगेगा राष्ट्रपति शासन। कि कैसे नहीं मानोगे भैया? अभी मानोगे, रुक जाओ अभी बताते हैं, अभी आ रही है हमारी फोर्स। तो ऐसे केस में तो ऐसे केस में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, सेंटर करेगा, पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेगा, तब मानी जाएगी वो। इसके बाद चलो आगे, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड हमारे यहाँ पे 3 टाइम सो फार। जब जब वॉर हुई, जब जब हमारे आंतरिक हमारे कोई कलेश हो गए, 62 में, 71 में वॉर हो रही थी, एक्सटर्नल अग्रेशन चल रहा था, और 75 में इंटरनल हमारा अग्रेशन हुआ था, सॉरी हमारा इंटरनल जो डिस्टर्बेंस हो गए थे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस उस समय तो लगा दी गई क्योंकि वर्ड हमारा पुराना वाला था। जब ये इमरजेंसी हटी, इसके बाद समझ में आया वेरी बैड, ये तो डिसीजन रॉन्ग नंबर डायल हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हमने कहा इसको चेंज करते हैं, इस वर्ड को चेंज करो, पहले लिखो ये ऐसा कुछ, ये वाला कुछ आर्म्ड रिबेलियन, ये जरूरी है। हमने कहा ओके डन, अच्छा लगा ये। नाउ जब इमरजेंसी की बात करने निकले, हमने कहा इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस आपकी किताब में है, इसमें उड़ान 500 में, प्लीज बेटा बच्चा देख लेना इसको, ये सारे डिफरेंस बड़े अच्छे होते हैं। इसमें अगर यहां नहीं दिख रहा हो सकता है सफेद बैकग्राउंड है, आपको शायद नहीं विजिबल हो रहा हो, कोई बात नहीं, जस्ट बी पेशेंट, मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कैसे। हम बात करते हैं प्रोक्लेम्ड बाय, कौन करेगा प्रोक्लेम, इसके बाद ये जो हमारी किस वजह से हो सकती है और कब कब हो सकती है, पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करेगा, हमारे कब कब तक चलेगी ये, रिवोक कैसे होगी, कौन करेगा, इसके बाद हमारा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस पे कि नहीं हो सकता है, तीसरी चीज हिस्टोरिकल यूसेज हुई है कि नहीं हुई है। अब कौन से नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिर हमारा राष्ट्रपति शासन 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। फाइनेंशियल, नाउ चलो पहले नेशनल पे। तो नेशनल पे हमारे राष्ट्रपति जी बेस्ड ऑन हमारे रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, जब उनकी सेंट्रल सरकार उनको प्राइम मिनिस्टर जी सारे मिला के कैबिनेट पूरी कह दे कि राष्ट्रपति जी लगाओ मोहर, अब बिल्कुल करो साइन, आ गया समय, दैट मींस क्या लग रही है उस समय पे नेशनल इमरजेंसी। लगा कौन रहे हैं? राष्ट्रपति लगा रहे हैं, लेकिन कहने पे किसके? अपने अपनी सरकार के। ठीक है साहब, ओके। ग्राउंड्स क्या है? वही ग्राउंड थी ना जो हमने पीछे देखे, अपना वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, कुछ हो गया। तो इसके बाद पार्लियामेंट को अप्रूव करनी पड़ेगी। इमरजेंसी लगा तो दी सरकार ने, अब सरकार अपने मन से कर रही है क्या? नहीं, सरकार अपने मन से नहीं कर रही है, सरकार तब कर पा रही है जब पार्लियामेंट उनको अप्रूव कर रहा है। कोई भी चीज होगी देश में, कोई बड़ी चीज होनी है, कोई नया टैक्स लगाना है, कोई नया कुछ तो काम करना है, पार्लियामेंट विल बी देयर। पार्लियामेंट क्या करेगी? उसको अप्रूव करेगी, लेकिन कैसे कैसे करेगी? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। जब स्पेशल मेजोरिटी का वर्ड आ गया, दैट मींस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट, इसको पूरा लिखूं या ऐसे समझ जाओगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो इतने तो लोग होने चाहिए जिस दिन जो आ रहे हैं वोट देने, उनमें से 2/3 लोग खड़े होकर बोले यस लगाओ इमरजेंसी, बिल्कुल सही किया सरकार ने, डन करो उसको। इसके बाद ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होना चाहिए? 50% ऑफ टोटल, ये नंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस उसके ज्यादा होना चाहिए।
ऐसा नहीं, ये स्ट्रेंथ है हाउस की 550 की और लोग आए उस दिन हाउस में 10 लोग, तो ऐसे केस में अगर 10 लोग अगर आए हैं और 10 में से 2/3 लोग खड़े होकर कह रहे हैं, 7 लोग खड़े होकर कह रहे हैं यहाँ डन कर दो, तो अब 7 एमपी ने तो बोला है, बाकी 550 ने तो पता ही नहीं चला उन्हें तो क्या हुआ। दैट मीन्स ये वो 2/3 लोग जितने भी हों उस दिन जो वोट दे रहे हो उसको ये इसको अप्रूव करने के लिए हमारी इमरजेंसी को, वो लोग पहली बात तो महीने भर के अंदर करेंगे, एक बात साफ बात। दूसरी चीज ये, जब ये लोग कर रहे होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी ऐसी हो कि वो टोटल स्ट्रेंथ का 50% हो। समझ रहे हो, मतलब एमपीस खड़े होकर तैयार होंगे, हाँ साहब सरकार बिल्कुल सही करिए, समय आ चुका था, इंपॉर्टेंट समय था इसलिए हमने करवाई। राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही प्रोक्लेम किया, राष्ट्रपति जी को बिल्कुल सही एडवाइस मिली है, डन, मतलब पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है तो सरकार तो अपना सरकार कर सकती है, ठीक है साहब। अब इनडेफिनेटली चल सकती है ये, लेकिन इमरजेंसी इनडेफिनेटली चला तो लो, लेकिन कब तक, जब तक ये पार्लियामेंट रेडी रहे आपके साथ, जब तक पार्लियामेंट हर 6 महीने में इसको अप्रूव करती रहे। क्या साहब इमरजेंसी का समय चल रहा है, लगाओ इमरजेंसी अभी और 6 महीने की, और लगाओ 6 महीने की, और लगाओ 6 महीने की, कोई बात नहीं, ठीक है, तो लग सकती है इंडेफिनेटली, लेकिन 6-6 महीने के अंतराल पे अप्रूव चाहिए। क्या साहब अप्रूव करने का समय है। नाउ रिवोकेशन, या तो राष्ट्रपति जी जिन्होंने खुद के अपने दस्तखत से इसको अप्रूव किया था, इसको प्रोक्लेम किया था, वो कर दे इसको अपने आप से उसको रिवोक, नहीं साहब बहुत हो गया, अब इमरजेंसी मेरे नाम से बंद करो उसको, इमरजेंसी बंद हो जाएगी। इसके बाद प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग। अगर लोकसभा रेडी नहीं हुई कि अरे ये बहुत हो गया इमरजेंसी, कब तक लगा रहे थे यार, हो गया अब इमरजेंसी, समय आ गया, सब हो गया, वॉर खत्म हो गई, इंटरनल समय सब खत्म हो गए, बंद करो इसको। दैट मींस उस समय क्या होगा, उस समय पे लोकसभा ने डिसअप्रूवल दे दिया है, लोकसभा इज नॉट ओके विद द इमरजेंसी सो फार। अब राष्ट्रपति साहब को वापस से छीनना पड़ेगा, अरे साहब ठीक है चलो हटा रहे, कोई बात नहीं, मेरे नाम से गई थी मेरे नाम से हटेगी, ठीक है साहब। नाउ जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि हम समझ रहे इमरजेंसी लगी होगी, मतलब महंगा समय होगा, मतलब बड़ा समय होगा, वो समय को हम ऐसा मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं। नाउ अब यहां पे प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, स्पेशली ऑन किस रिकमेंडेशन पे, किस ग्राउंड पे, क्यों किया था, मेलाफाइड तो नहीं था। मेलाफाइड समझते हो क्या होता है, मेलाफाइड होता है बैड इंटेंशन, मेलाफाइड होता है कि मतलब आपके सच्चे आपके दिल से नहीं चाहते थे आप भलाई, लेकिन आपने कहा कि लगा दी, नहीं। जब तक हम मेलाफाइड इंटेंशन नहीं देख रहे हैं तब तक तो हम मान लेंगे कि अच्छा ठीक है बोनाफाइड तरीके से आपने इसको किया। मेलाफाइड होता है बैड, अपना बोनाफाइड होता है गुड, दोनों चीजें लिख दे रहा हूं ताकि आपके काम आ जाएगी। नाउ अब क्या चीज हुई आगे, हमने कहा जब जुडिशियल रिव्यू हो ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको बाद में समझ सकती है, सुन सकती है कि हाँ साहब आर्ग्यूमेंट अच्छा है ये, तो अब हमने देखा कि लगी है कि नहीं लगी, अरे खूब लगी है हमारे यहाँ पे। 62 में लगी इंडो चाइना वॉर, फिर 65 में लगी हमारी, फिर इसके बाद हमारी 1971 में लगी हमारी, ठीक है साहब 1975 में लग गई हमारी नेशनल इमरजेंसी, लगना तो कोई बात नहीं। अब चलते 356 पे, जहां पे हम बात करते हैं एक स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन की। अच्छा ये भी करेंगे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, लेकिन कब, जब उस स्टेट के राज्यपाल साहिब, महामहिम साहिब, हमारे गवर्नर साहिब वो लिखित में दें, गवर्नर ऑफ अ स्टेट जब वो लिखित में दे दें या नहीं भी दें, सिचुएशन दिख रही है कि ये स्टेट बेचारा चरमराया हुआ बैठा है, अभी रुक जाओ इसको करते हैं सही। दैट मींस उस समय पे उस स्टेट के अंदर गवर्नर साहब की चाहे तो रिकमेंडेशन पे चाहे तो बिना रिकमेंडेशन के क्या लगेगी, सेंटर के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम हो जाएगी एक प्रेसिडेंट रूल कि ये स्टेट जो है परेशान हो रहा है और परेशान कर रहा है, जैसा भी है हम अभी करते हैं इसको डील, ठीक है साहब ओके। ये कब कब, जब फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाए चरमरा गई, नहीं हो पा रहा, पुलिस गई बैठ गई, नहीं हो रहा है, दैट मींस उस समय पे सेंटर संभालेगा। फिर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगेन यहां पे जो महीना था पहले 1 महीने के अंदर करना है, नेशनल इमरजेंसी की बात है, जल्दी करनी है, जल्दी बिल्कुल रेडी रखना है। यहां पे सही है 2 महीने का समय, ठीक है। यहां पे ओनली वन, यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, यहां पे हो सकता है पीला पीला, इसको काला कर देंगे, यहां पे काला मैं कर दूंगा लेकिन आपको फिर पता नहीं दिखे ना दिखे, तो यहां पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, यहां पे लिखा है 2, ओके। इसके बाद यहां पे लिखी है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी ये भी चीज है, सिंपल मेजोरिटी यहां क्या थी हमारी नेशनल के समय पे, क्योंकि वो देश की बात हो रही है, बड़ी चीज हो रही है, ऐसे में अब यार वहां तो चाहिए पूरे सारे एमपीस का सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट स्पेशल मेजोरिटी में, यहां चाहिए हमें सिंपल मेजोरिटी। अगर स्टेट सारे वो परेशान हो रहे हैं और सेंटर संभालेगा तो पार्लियामेंट देख लेगी हाँ ठीक कर रहे हैं ना, कर दी अप्रूव कर दी, डन है, तुम अभी परेशान रहो, रुक जाओ। इसके बाद मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, एक बार में हमारी जब लगी स्टेट इमरजेंसी तो लगा सकते हो आप, इसको बाद में अप्रूव कर सकते हो एवरी 6 मंथ तक, लेकिन कब तक, 3 ही साल तक, 3 ही साल तक लगती है राष्ट्रपति शासन। चलो भैया, कैन बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी को रिवोक कर दे कोई बात नहीं। इसके बाद सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को, नहीं पार्लियामेंट का जब हमने पास ही सिंपल मेजोरिटी से किया है, सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या है, जितने लोग उस दिन आए उसमें से बाद आधे लोग हाँ कहते हैं, जब उतने कम ही लोगों से अप्रूव हुई है तो डिसअप्रूव करने के लिए लोग चाहिए क्या, कर दो हटा दो, नहीं नहीं हटा, चलो हटानी हटानी नहीं हटानी नहीं हटानी। चलो जुडिशियल रिव्यू कैन बी चैलेंज्ड, हाँ यहां पे चैलेंज हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द इंपोजिशन।
हम इंपोज करने की, यानी राष्ट्रपति शासन इंपोज करने की जो वैलिडिटी है, मतलब क्यों करी गई है, किस ग्राउंड पे करी गई है, उस ग्राउंड को हम चेक कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है। जो ब्रेकडाउन हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि यार ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ यार लग तो रहा हुआ है, अब दिख रहा है सामने कि आग लगा दी सब चौकी पुलिस में, सब जगह हर जगह, दैट मीन्स कि ये दिख रहा है कि हाँ उस स्टेट की मशीनरी का एकदम हाल जो है बेहाल हो गया है। नाउ इसके बाद हिस्टोरिकल यूसेज, अरे दबा के हुआ, ये तो यूज बहुत ज्यादा यूज हुआ है हमारे यहाँ, तो जाने कितनी बार यूज हुआ है, ये फ्रीक्वेंटली इंपोज हुआ है, स्पेशली ड्यूरिंग द 1970s, जहां पे कोई भी स्टेट में कुछ भी अगर बात आई, लगाओ इमरजेंसी, लगाओ स्टेट की इमरजेंसी, कराओ, तो चुप एकदम सीएम साहब को बर्खास्त कर दो, स्टेट की विधानसभा को हंग कर दो, जो करना है कर दो, और स्टेट सरकार को पहले बोलो डिसमिस, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, सेंटर संभालेगा। तो हमारे यहाँ पे हम जो स्टेट की इमरजेंसी है 70s में 80s में खूब लगी है, खूब लगी। फॉर इंस्टेंस इंपोज इन पंजाब 1987 से 1992 तक, लगती रही, लगा दी गई, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। नाउ इधर चलते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो देश की वित्तीय आपदा है, यहां भी राष्ट्रपति साहब ही अब देखो करेंगे प्रोक्लेम, तो वही करेंगे ना। नाउ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसी समय आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमारे किसी एरिया को, किसी जगह को, किसी हमारे हमारे बैंक अकाउंट को, पब्लिक अकाउंट मतलब जो होता है बड़ा वाला, देश का बड़ा अकाउंट, तो अगर उस अकाउंट पे खतरा आ रहा हो, उस अकाउंट की प्रॉब्लम समझ में आ रही हो कि यार ये तो अगर नहीं सॉल्व हुआ तो गया फिर तो गेम, तो इसका मतलब है यहां पे भी पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउस चाहिए, यहां पे दोनों हाउसेस के अपने अपने मेजोरिटीज पास होगा, ये कौन सी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है जी, ओके। नाउ वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, अगर एक बार लग गई इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनिटली टिल इट इज रिवोक्ड, जब तक कि इसको रिवोक नहीं किया जाए, चलती रहेगी, डोंट वरी, कर दी अब हो गई, इसका कोई बाद में हर 6 महीने 1 साल वाले कुछ नहीं, लगा दी गई है। अगर हटा रहे होंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो इसके प्रावधान अपने जारी रह सकते हैं। नाउ कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ये प्रोक्लेमेशन को रिवोक करने के मतलब इसके रेवोकेशन के प्रोक्लेमेशन के लिए क्या चाहिए होगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, नहीं चाहिए ना, जरूरत ही नहीं, एक बार करवा दिया पास सिंपल मेजोरिटी से, डन, ओके, खत्म कहानी। नाउ जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू इंश्योर कि प्रोक्लेमेशन जो हुआ है बेस्ड ऑन वैलिड ग्राउंड्स, ठीक है, हमारे यहां देश में आज तक नहीं लगी है, थैंक गॉड, अच्छी बात है, तो नहीं लगी तो कम से कम इतने तो हम अच्छा ही मान सकते हैं इसको। चलो इसके बाद आपके लिए कुछ आ गया, ये गिफ्ट क्या है, ये है आपके वीडियो ऑफर्स की, तो वीडियो ऑफर्स क्योंकि अभी लाइव हैं, आप जाके देख सकते हो, जो आपके फेवरेट बैचेस हैं, कौन से, प्रहार, अपना प्रहार 2026 और टाइटन हमारा प्योर इंग्लिश का बैच, इन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 80% ऑफ, आप जाके चेक कर सकते हो बेटा बच्चा। ये जो इनकी प्राइस थी पहले 22,999, ये प्राइस अब हो गई है 10,499, ठीक है, ये प्राइस पर जाके इसको एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा एक और है आपके लिए, वो क्या है, वो है कि आपके लिए जो इस साल जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप जिसको भी देख रहे हो ये वीडियो, आपके लिए तेजस का भी प्रावधान है, वो प्रावधान 4999 पे है। इसमें क्या आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको डेली आपको ये हमारे जीएस के सीसैट के टेस्ट सीरीज हैं, सब सारी चीजें इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और जो आपको जिस समय पर आपका प्रीलिम्स होता है उस समय पर आपको एग्जाम देना है, उस एग्जाम के बाद 1 घंटे बाद 10:30 बजे आपको इस एग्जाम का लाइव अपना सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये जो आपने जो अभी टेस्ट सॉल्व किए होंगे। चलो ओके चलते आगे, अगला प्रावधान क्या हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर इसको बैन किया था। ये क्या है सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप याद करो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कुछ ऐसे हुआ करते थे, हमने वीडियो के द्वारा समझा, हमने खूब समझा इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नल, इट इज वॉइड, दिस स्कीम इज अनफेयर, सॉरी रॉन्ग, गई। अब ये क्या था, ये जो ईबीएस स्कीम थी, ईबीएस स्कीम, ठीक है, आपसे ईबीएस बोला करेंगे इसको, तो ईबीएस क्या थी, ये उस समय फाइनेंस बिल के द्वारा पारित हुई थी और इसको इंप्लीमेंट किया था अंडर द फाइनेंस एक्ट 2017। जब ये ईबीएस स्कीम आई, इस स्कीम ने काफी कुछ चेंज किया, आईटी एक्ट में बदलाव किया, इस स्कीम ने कंपनीज एक्ट में बदलाव किया, इस स्कीम ने आरपीए एक्ट में बदलाव किया, तो ये सारे के सारे एक्ट थे जो इस स्कीम की वजह से, आरपीए भी लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, आरपीए एक्ट, तो इस स्कीम ने जब आई, इस स्कीम ने इन सारे एक्ट्स में भी छेड़खानी करी कि हाँ साहब, क्योंकि अब देखो जब जो हमारी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो आई है, कॉर्पोरेट्स के लिए चंदा देने का ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे में क्या हो सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, एक हमारे बेरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक बॉन्ड है, एक सरकारी अपना दस्तावेज है ये, इसका क्या होगा, ये जो दस्तावेज है, ये जो ये फोटो बनी हुई है ना, इस पे लिखा होता है कि इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, या तो ये 1,000 रुपए का हो सकता है, या ये इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, क्या है ये नंबर क्या है, 10,000 लाख 1 करोड़, ओ बाप रे, ठीक है, इतना बड़ा भी इतना बड़ा भी जो हमारा बॉन्ड हो सकता है वो हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कैसी भी बॉडी या सिटीजन, कोई भी व्यक्ति या कंपनी, कोई भी एंटिटी, वो क्या कर सकती है, एसबीआई बैंक जाके इस बॉन्ड को खरीद सकती है। इस बॉन्ड को 15 दिन के भीतर भुनाना पड़ेगा, भुनाना मतलब होता है कि ये बॉन्ड जो है 15 दिन के लिए ही बस अपना वैलिड रहेगा, ओनली बी एनकैश बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वो भी देख लेते हैं आगे, थ्रू ए डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट विद एन ऑथोराइज्ड बैंक। अब जो ये स्कीम है, ये स्कीम में बस यही था
कि किसने लिया, किसको दिया, इसकी पूरी पहले की जो जांच पड़ताल नहीं हो पा रही थी, सारा डेटा जो था हिडन था, पता नहीं था, और उस समय ईबीएस स्कीम के लिए बोला, इसलिए ये गया था कि साहब ईबीएस स्कीम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी। हम नहीं चाहते बाद में किसी किसी बॉडी को, किसी कंपनी को, किसी पर्सन को बाद में कोई परेशान करे ये बोल के कि अरे तुम तो उस पार्टी को चंदा देने वाले हो ना, तुम तो हमारी बात थोड़ी सुनोगे। तो ऐसे केस में हम ये देखना चाह रहे थे कि राइट टू प्राइवेसी भी इंश्योर रहे और करप्शन का जो ब्लैक मनी का जो रास्ता है वो सिक्योर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो सॉरी, ऐसा नहीं लग रहा है आपने जो किया है। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना 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 ना, जो आप ये सब बातें बता रहे हो, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी पार्टी, जो पार्टी ने सिक्योर किया है नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, उस पार्टी को हम बोलेंगे एलिजिबल पार्टी है। ये लोकसभा में या विधानसभा में कहीं भी अगर मान लेते हैं वोट पड़े हैं, मान लेते हैं 8 करोड़, ठीक है चलो, अब ये 8 करोड़ जो वोट पड़े हैं, सही लिख रहा हूं मैं कि नहीं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, लाख, लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ ठीक है चलो, 8 करोड़ अगर वोट पड़े तो इन 8 करोड़ वोटों में क्या होगा, इन 8 करोड़ वोटों में अगर 1% भी कोई पार्टी बस वोट पा जाए, इतने वोट ही पा जाए, 1% वोट से वो बेचारी क्या जीत लेगी, 1% समझ रहे हो इसका मतलब, डिवाइड बाय 100 करो इसको और दोनों हटा दो, ये दोनों तो कितने हो गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अगर उसको 8 करोड़ में से 8 लाख वोट मिल गए तो पार्टी को एलिजिबल बोल देंगे, जाओ तुम ले लो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा, तुम्हारा मन है, तुम अपने ले पा रहे हो तो ले लो, कौन तुम्हें वोट देने ही रहा है, कौन तुम्हें वोट देगा तो कौन तुम्हें चंदा देगा। ठीक है, तो हमने कहा ये जो स्कीम है, चाहे विधानसभा की के हमारे वोट्स की बात हो रही हो, चाहे लोकसभा की वोट की बात हो रही हो, जो पार्टी ने इन इलेक्शन में लास्ट वाले में अगर 1% वोट भी पा लिया होगा, लो डन है, तुम अपना पा सकते हो, ठीक है साहब, ओके। ये बॉन्ड्स जो हैं इनकी वैलिडिटी पीरियड होती थी फॉर 15 डेज, यानी कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर बैंक गई एसबीआई जाके, उसने कहा लो साहब मेरा केवाईसी पूरा हो गया, मेरा नाम पता ये है, मुझे दे दो इलेक्ट्रल बॉन्ड, अपने दे दो 20,000 के, कहेगी 20,000 के चाहिए, हाँ ठीक है 10,000 के दो ले लो, हमने कहा हाँ ठीक है ये भी सही है लाओ, तो हम 2 बॉन्ड लेके आ गए। अब उन बॉन्ड पे कुछ नहीं लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा है उस बॉन्ड पे, एसबीआई ने मेरा सारा इंफॉर्मेशन ले ली है, वो तो अपने पास रख ली होगी, कोई बात नहीं, पर जो बॉन्ड मुझे मिला हाथ में, उस बॉन्ड में मेरा नाम नहीं है। मैं ये बॉन्ड जिस पे ऐसा 10 रुपए का नोट समझ लो उसको, 10 रुपए के नोट पे किसी का नाम लिखा होता है क्या, मेरा आपका नाम थोड़ी उस पे गवर्नर साहब का नाम है, ठीक है ओके। नाउ अब क्या 10 रुपए का नोट है, ये नोट में जाके इसको भी दे दूं तो 10 रुपए उसके हो गए ना, कुल मिला के ये तो बात हो रही है। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अब मैं एक पार्टी को दे दूं, इस बॉन्ड को एक पार्टी को दे दूं, 2 बॉन्ड थे मेरे पास, 10,000 के एक, 10,000 का एक, पकड़ा दिया मैंने 2 को। अब ये जो दोनों पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, अपने एसबीआई के बैंक पे जाना पड़ेगा, अपने जाके बोलना पड़ेगा कि लो साहब हमारे पास 10,000 का बॉन्ड है, ये एसबीआई पूछेगी कहां से आया, कि नहीं बता रहे, हाँ ठीक है नहीं बताओ कोई बात नहीं, 10,000 का बॉन्ड है, हाँ लाओ दिखाओ, ओरिजिनल है, एसबीआई चेक करेगी, हाँ साहब ओरिजिनल है, पक्का है, बिल्कुल सही है, लो साहब 10,000 अपने अपने अकाउंट में ले लो। ठीक है, ऐसे हो रहा था। तो अब ये स्कीम जो है 15 दिन के लिए वैलिड थी, हमने कहा ओ बाप रे बाप, ये तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ना होने का, इसको तो नहीं चलने देंगे। तो हमारे सेक्शन 29A में जो हमारा आरपीए एक्ट है, उसमें जो जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, उन रजिस्टर्ड पार्टीज को ये चंदा पाने का रास्ता था, उनके पास ये मौका था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या है ये बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे यहां फंडामेंटल और अनचेंजेबल पार्ट है संविधान का, चाहे आप माने, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मानना पड़ेगा, आई एम सॉरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज इट, दिस इज हाउ इट विल बी, गेम ऐसे ही ले डाउन है, गेम हमारे यहाँ यही है। अब सेक्युलरिज्म जो है हमारे यहाँ, ये अपहोल्ड करता है रिलीजियस फ्रीडम और एंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा इंडिया एज अ होल जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हम ये मानते हैं कि धर्म जितने भी हैं, सारे देश, सारे अपने धर्म लोगों के यहाँ पे सब रहते हैं, तो हम सारे किसी धर्म को ये नहीं बोलेंगे ओ दूर रहो हमसे, नहीं, हम स्टेट, जो इंडिया एज अ स्टेट है, जो इंडिया एज अ राज है, उस राज, वो राज सारे धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा, उनसे बोलेगा कि आप अपने हिसाब से अपना अपना मंदिर, अपना मस्जिद, अपना चर्च, अपना गुरुद्वारा, अपना सब चीज बना सकते हैं। हम स्टेट आपको किसी को भी डिनाई नहीं करेगा, स्टेट आपको कोई इस चीज से रोकेगा नहीं। इसमें कुछ कुछ बड़े बड़े केस हुए थे, लो साहब, जब जहां वर्ड आ गया ये, तो ये वर्ड तो आना ही है पीछे पीछे चिपक के। क्या है ये वर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान का डॉक्ट्राइन है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाद की थी, ऐसी कोई संविधान में लिखी नहीं है कोई बात। अब केशानंद भारती केस, ये केस था प्रियम्बल, इन्होंने कहा जिस प्रियम्बल के पीछे आप पड़े हुए हो, सारे सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेंट्स आए थे कि यहां पर सेक्युलर वर्ड क्यों, हटाओ सेक्युलर वर्ड को, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस प्रियम्बल की आप बात कर रहे हो ना, उस प्रियम्बल को हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोल दिया था कि ये संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, ये नहीं चेंज होने वाले हैं, और आप चाहो तो उसको चेंज कर लो, लेकिन आप वो चेंज नहीं कर सकते जो उसकी मूल भावना है। दूसरा केस जो था वो था एसआर बोम्मई केस। तो एसआर बोम्मई केस में जो हमारे कर्नाटक के सीएम साहब थे वो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, हम यहां आपसे बात करते हैं, इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक को एकदम ऊपर रख दो, किसी एक को साइडों से ऐसे कैसे कर दो, नहीं, सब ही बराबर रहेंगे, ऐसे रहेंगे।
ठीक है साहब, ओके, अच्छा लग रहा है। तो नाउ इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमारे यहाँ पे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया कि हमारा देखो और उनका देखो, क्या वेस्ट में और ईस्ट में क्या होता है। तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है वो कहता है कि स्टेट सबसे दूर रहेगा, जो राज है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे यूके है, जैसे यूएसबी है, ठीक है। अब ऐसे केस में ये जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है ये कहता है नेगेटिव हमारा सेक्युलरिज्म, मतलब कि किसी भी राज की हम बात नहीं, हम किसी भी धर्म की बात नहीं करते। राज में अगर आप सरकारी अफसर हो तो बिल्कुल धर्म से नाता तोड़ लो, छोड़ दो एकदम, कोई बात ही मत करना धर्म की हमारे सामने। स्टेट कैन नॉट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा बनाए हुए होंगे। स्टेट उनको बिल्कुल पैसा नहीं देगा। स्टेट बिल्कुल अलग रहेगा, स्टेट से, रिलीजन से एकदम दूर रहेगा। दैट इज नॉन इंटरफेरेंस, बिल्कुल बात ही नहीं करनी है धर्म की तुम और हमारे स्टेट की तुम। क्योंकि हमारे वेस्टर्न हमारे समाज में पहले चर्च जो था बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे था। चर्च क्या है सर वहां पे? चर्च उस समय वहां के जो पोप पादरी जो भी होते थे, ये उस समय राजा के साथ बैठते थे और राजा को बताते थे कि नहीं नहीं नहीं, इसकी टांग दो इसको। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, जो चर्च था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। चर्च की जो क्लेर्जी थी, क्लेर्जी समझते हो क्या होता है? क्लेर्जी होते हैं जो चर्च में कई सारे फादर होते हैं या सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं क्लेर्जी होते हैं चर्च के, वो बड़े बड़े रईस रसूखात वाले लोग हो गए थे। और ये बाद में जब ये लोग बड़े हुए, वेस्ट वाले लोग, जब ये सब डेवलप हुए, इनके डेमोक्रेसी स्थापना सब कुछ हुई, उन्होंने कहा चर्च एकदम दूर करो, रिलीजन एकदम अलग हो जाओ। नाउ नो पब्लिक पॉलिसी कैन सोलली बी बेस्ड ऑन रिलीजन। वहां नहीं, रिलीजन पे तो बेस होना ही नहीं है वहां की कोई भी स्कीम, कोई पब्लिक पॉलिसी, कोई वहां का कुछ भी चीज। वहां पे रिलीजन जो है इज कंप्लीटली प्राइवेट मैटर। अपने धर्म अपने घर के अंदर मानना हम नहीं मानते, ठीक है। इंडिया में क्या है? इंडिया में सेकुलरिज्म पॉजिटिव है, हम सबको अडाप्ट करते हैं, हम सबको एक्टिव एंगेजमेंट देते हैं कि आप लोग आइए। इंडियन संविधान जो है वो परमिट करता है पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, कि स्टेट की जो सरकारें हैं वो चंदा भी दे सकती है, डोनेशन भी दे सकती हैं। स्टेट हेल्प करेगा, स्टेट की सरकार है चाहे इंडिया एज अ होल जो भी हो। तो ऐसे केस में अगर कोई धार्मिक संस्थान है जहां एजुकेशन इंपार्ट होती है, अगर उस संस्थान को अगर रिलीजियस माइनॉरिटी हम कह दें, तो भैया क्या होगा, उसको हम सेंट्रली एडेड, सेंट्रली फंडेड, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है साहब। हमारे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन जो है, ये स्टेट कैन इंटरफियर हमारे यहाँ बिल्कुल करता ही है। हम देखते हैं कई बार ऐसे ऐसे जजमेंट जाते हैं कि साहब यहाँ पे स्टेट की वजह से क्या है, यहाँ पे कम से कम लड़कियों का आना इन्वॉल्व हो पाया, या ये हो पाया वो हो पाया, चीजें मतलब देखो शुरू होती हैं। यहाँ पे स्टेट का इंटरेक्शन होता है यहाँ पे रिलीजन से, ठीक है साहब, ओके। जो सरकार होती है फ्रीक्वेंटली ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल बिल्कुल धर्म से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड, ऑफ कोर्स अभी चर्चा में भी है, अभी पढ़ेंगे भी उसको आगे, ठीक है। नाउ तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ का जो उनके यहाँ का सिस्टम जो है अलग है, ठीक है साहब। नाउ जो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी वर्ड है, ये तो आपको पता है प्रीएम्बल के हमारे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए थे। इसके बाद सेक्युलर जो वर्ड है, सेक्युलरिज्म, यहां पे इसका मतलब यही है कि स्टेट डज नॉट फेवर या पेनलाइज, किसी एक को ज्यादा ऊपर नहीं, किसी को ज्यादा पनिशमेंट नहीं। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं। हम कहते हैं आप भी बराबर हो, आप भी बराबर हो सर, बिल्कुल आप हैप्पी रहो, खुश रहो, हम भी हेल्प करेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है जो ऐसी चीजें इंश्योर करते हैं प्रीएम्बल में, जो वर्ड जो अभी मेंशन हुए, जैसे क्या 14, 15, 16, ठीक है साहब, ओके। ये 14, 15, 16 क्या है? हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स इंश्योर करते हैं सब बराबर रहेंगे, कोई किसी से कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई रिलीजियस ग्राउंड पे कोई एक दूसरे को परेशान नहीं, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी अपने आप से खुश रहे, अपने आप से कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इज गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट। मेरा मन है नौकरी करने का, मेरा मन है अपना स्टार्टअप बिजनेस बनाने का, तो बना सकता हूं। ये कहा है आर्टिकल 19(1)(g), ये रहा, ठीक है। तो 19(1)(g जो है वो यही कहता है कि भाई तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें जैसे चाहे धंधा पानी जो करना है कर लो, अपना बस लीगल हो, यही बात होनी चाहिए, ठीक है साहब, ओके। विदाउट रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 25 से 28 ये इसी के लिए है कि आप अपने धर्म को फ्रीली अच्छे से बिना किसी के रोक टोक से आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो, फैला दो पूरे अपने धर्म को, ले जाओ अपने। आप 5 लोगों ने नया धर्म बना लिया, आप 5 लोग जो नया धर्म बना के बट जाओ पूरे एरिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट में जाके पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर दो अगर आपका मन है तो, ठीक है। आप प्रोपगेट कर सकते हो अपने रिलीजन की बातें, कोई माने अलग अलग बात है वो, लेकिन कौन माने। चलो आर्टिकल 44 डीपीएसपी ये कहता है गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स क्या, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा डीपीएसपी का जो आर्टिकल है जो अभी इस समय काफी चर्चा में भी है। डीपीएसपी हमारे ऐसा चीजें बताता है कि साहब कोई भी स्टेट हो जब पॉलिसी कानून कुछ भी बना रहा हो तो वो ये चीजें बातें ध्यान में रखे। अगर इतना ध्यान में रख लेगा तो अच्छे कानून बनेंगे, ठीक है। उनमें से उन बातों में से एक क्या है, यूसीसी। यूसीसी अभी अभी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट भी हुई है, अब वो चलेगी उत्तराखंड हाईकोर्ट, वो अलग बात है, वहां पे भी केस हो गया। नाउ चलते आगे हमारे माइनॉरिटीज की तरफ। तो माइनॉरिटीज के अराउंड ये क्वेश्चन हुआ, इस पे हमने वीडियो करी थी, याद होगी आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। तो माइनॉरिटी टैग के अराउंड इस पे क्वेश्चन था, और 7 जज की बेंच ने यहाँ पे, सॉरी 7 जजेस की बेंच ने
यहां पे बोला कि साहब यहां पे सुप्रीम कोर्ट पे जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि एएमयू माइनॉरिटी है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बोला होलिस्टिक और रियलिस्टिक टेस्ट दे रहे हैं हम, क्या करने के लिए, अगर आपको किसी संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस बोलना है कि नहीं बोलना है तो एक बिल्कुल ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि एक टेस्ट मतलब क्या है, पैरामीटर्स है, कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट होने चाहिए। हम किसी भी संस्थान को अगर बोल रहे हैं कि साहब ये संस्थान माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोगों का है, तो ये कैसे अल्पसंख्यक है, कैसे, देखो ना कैसे बनाइए। तो ये हमारा जो आर्टिकल 30 है हमारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इस चक्कर में। आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 30 ये कहता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि आप अपने अपने धार्मिक शैक्षणिक संस्थान बना सकते हो और इन संस्थानों को बना के आप उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। संस्थान को बना तो लिया, शैक्षणिक संस्थान है वो, वहां शिक्षा दी जा रही है, इंपार्ट होती है नॉलेज, लेकिन अब उसको चलाएगा कौन। तो यानी कि वो जो माइनॉरिटीज हैं जिन्होंने वो बनाया है, वो बनाने के साथ साथ वो उसको एस्टैब्लिश भी करें और उसको एडमिनिस्टर भी करें अपने आप से ही, उसको प्रशासनिक उसके सारे कामकाज संभालें, डीन डायरेक्टर बैठेंगे, वीसी बैठेंगे, वहां पे सारे प्रोफेसर होंगे, कॉलेज हॉस्टल वार्डन, सारे मेस, सारे हॉस्टल प्लेग्राउंड, जो चीजें बनेंगी वहां पे बनने तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स सारे के सारे जितने हमारे धर्म हैं वो अपना अपने हिसाब से अपने अपने कॉलेजेस अपने अपने स्कूल बना ले, समझा ले, कोई हमें उसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एजुकेशन की बात आएगी तो एजुकेशन में सेंटर फिर रोल प्ले करेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी लिस्ट में एजुकेशन, जरा बताना जरा। ठीक है, नाउ पेटिशनर्स ने जो हमारी ये केस गया था उसमें ये बोला था कि 5 जजेस बेंच के सामने, पहले तो 67 में, ये केस आज का नहीं है, केस एक बहुत पुराना है, अजीज बादशाह केस था ये। तो इस केस में बोला था कि एएमयू तो आज का नहीं है, एएमयू तो बहुत पुराना है। एएमयू तो पहले एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज हुआ करता था, ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, ये तो एएमयू तो वो है, अब कैसा एएमयू जो हमारा माइनॉरिटी हो गया ये। तो ऐसे केस में, अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AMU was a central university and cannot be considered a minority institution. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अरे एक मिनट रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 67 में जो हमारा अजीज बादशाह केस था, ये केस की वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस केस के बाद तो बहुत सारे कॉलेज और खुल जाएंगे जिनके दरवाजे, जैसे क्या, जैसे सेंट स्टीफेंस, सेंट पीटर्स, हमारे वहां पे जो देहरादून का जो बड़ा वाला स्कूल है इंग्लिश वाला, बड़ा अच्छा है, भयंकर स्कूल। आगरा में एक है सेंट पीटर्स कॉलेज, सेंट फ्रांसिस, सेंट जॉर्जेस, कानपुर में है, और उसके इलाहाबाद में है बिशप जॉनसन अलग सर का कॉलेज, ठीक है, स्कूल, सॉरी। तो ऐसे केस में ये सारे जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, कानपुर में कॉलेज भी है, हरकोट बटलर, तो ये अब जैसे कॉलेज तो बने थे उस समय के, किसने बनाया था, वो माइनॉरिटी में था, और जो माइनॉरिटी में थे वो लोग इसको संभालते आए कि नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओ भैया ये जजमेंट की वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको सही करते हैं। जजमेंट में, एन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिशमेंट बाय ए स्टैट्यूट डज नॉट गारंटी, डज नॉट निगेट्स इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। अगर वो किसी एक्ट के द्वारा बना है, कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है, कोई यूनिवर्सिटी एग्जांपल लो जरा, आईआईटी है, आईआईटी चलो यूनिवर्सिटी नहीं है, डीयू है, ठीक है, डीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यूपीटीयू है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये सब क्या है, आईआईटी एक्ट, कोई एक एक्ट है जिसकी वजह से आईआईटी पैदा हुई। ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही कानपुर का जो कोई कॉलेज मान लो, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, ठीक है। नाउ ऐसे जो कॉलेज हैं, ये कॉलेज बने हैं एक स्टैट्यूट की वजह से, एक एक्ट की वजह से। जब ये एक एक्ट की वजह से बने, इसका मतलब सरकार ने बनाए, इसका मतलब है ये जो कॉलेज है, जो ऑलरेडी कब का बना हुआ है, एकदम बिल्कुल पुराना 1947 से बहुत पहले का बना है ये कॉलेज। तो ये कॉलेज बना तब का था, हमारे उस समय के वाइसरॉय साहब ने हेल्प करी थी बनाने में, ठीक है साहब, वाइसरॉय साहब ने लिख दिया हाथ से, कहा बनाओ कॉलेज, ऑल द बेस्ट, बना लो। तो सर सैयद अहमद शाह ने बना, अपना सैयद अहमद शाही नाम है ना, हाँ, तो अब सर सैयद, नाम बोल रहा हूं मैं, सैयद अहमद खान आई थिंक। तो अब जब ये गए थे, तो अब जब इन्होंने कॉलेज की हेल्प मांगी कि साहब मुझे कॉलेज बनवाना है, मुस्लिम्स यहाँ पे बच्चे आए पढ़े, बच्चियां पढ़े आके, और एजुकेशन दिलवानी है, वाइसरॉय साहब ने कहा हाँ बनाओ बनाओ, ठीक है। उस समय पे क्या ये एक्ट द्वारा बना था, या 47 में जब आजाद हुए, जब पहला इलेक्शन हो गया, पहली सरकार आ गई, उसके बाद एएमयू एक एक्ट के द्वारा बना है, तो क्या इसका मतलब है कि यह अभी सरकारी हो गया और अभी माइनॉरिटी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को क्लियर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको तो भूल जाओ पहले तो, जो पुराने केस को। अब इन्होंने बोला एन इंस्टीट्यूशन जो बना है बाय स्टैट्यूट, बाय एन एक्ट, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कोई एक्ट ऑफ विधानसभा, तो डज नॉट निगेट इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। अगर वो सरकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप ये बोल दो माइनॉरिटी नहीं रहा, ये नहीं, माइनॉरिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फाइनल डिटर्मिनेशन कोई भी कॉलेज का ये तय करने के लिए, खासकर एएमयू, माइनॉरिटी स्टेटस कैसे होगा, इज डेफर्ड टू अ सेपरेट बेंच। आप अलग से चेक करना है इसको। हमने कुछ कुछ टेस्ट दे दिए हैं, हमने कुछ कुछ पैरामीटर बना दिए हैं कि आपको ये चेक करना है कि साहब कैसे कोई संस्थान को माइनॉरिटी घोषित करेंगे ना करें। दैट मीन्स क्या क्या है कि फाउंडर कैसा था, है ना। अब इन्होंने जो इन्होंने टेस्ट दिए हैं उसमें क्या है, फाउंडर पर्सन वो माइनॉरिटी का था, अच्छा ठीक है। इन्होंने जो इनका ऑब्जेक्टिव था जो फुलफिल करने के लिए, क्या वो उसको पूरा किया, अच्छा। इसके बाद और भी चीजें बता दी, जैसे क्या क्या, जैसे हमारे जो इसमें ऑपरेशंस हैं,
ऑपरेशन मतलब इसको मैनेज करने वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या माइनॉरिटीज के हैं? चेंज हुए हैं बीच में, होने चाहिए माइनॉरिटी से नहीं होने चाहिए, ये सारे इन्होंने आर्गुमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये सारे आंसर मिल जाएंगे तब आप मान पाओगे कि कोई संस्थान माइनॉरिटी है कि नहीं, खासकर एएमयू की बात हो रही है उसके ऊपर। अच्छा, हमने कहा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अब इनको कोई संभालने देखने वाला है कोई बॉडी? तो हमने कहा हाँ है, हमने बनाई थी एक। हमने बोला 2004 में हम एक एक्ट ला रहे हैं, ये एक्ट है। कैसा एक्ट है? एनसीएमईआई। ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इनका दिल्ली में मुख्यालय है। ये आप मुख्यालय जो देख रहे हो एनसीएमईआई का ये ऑफिस है, और इस ऑफिस में क्या होता है, यहाँ पे सारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर होना पड़ता है। ऐसे कोई भी कॉलेज या कोई भी एजुकेशन संस्थान जो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बोथ, दोनों चीजें, बाय ए माइनॉरिटी, अगर ये हो रही है दैट मींस हम उसको बोलेंगे पहली बात तो एमईआई, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नाउ आर्टिकल 30(1) इन्हीं की इजाजत दे रहा था कि चाहे आप भाषा के आधार पे, चाहे आप धर्म के आधार पे, दो ही तरह से आप अल्पसंख्यक कहला सकते हो इस देश में, ठीक है? या तो भाषा या धर्म। कोई ये मत कह देना मैं पहाड़ी हूं, नहीं पहाड़ी नहीं, ये बता तेरी भाषा क्या है, ये पूछना पड़ेगा। अगर भाषा लिंग्विस्टिक तरीके से अगर आप अल्पसंख्यक हो, कम लोग हो, तो हम बोलेंगे हाँ माइनॉरिटी हो। या आपका धर्म ऐसा है कि माइनॉरिटी हो। तो ऐसे केस में इन्हीं दो ग्राउंड पे आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि आप माइनॉरिटीज, आपके पास फंडामेंटल राइट है क्या करने का? एस्टैब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आओ आपकी मर्जी का होगा। एनसीएमईआई एक्ट जो हमने पैदा किया 2004 में पार्लियामेंट ने, इसने बोला ये एक्ट ने कि हम क्या कर रहे हैं, एक कमीशन बना रहे हैं। ये कमीशन क्या करेगा? ये 30 क्लॉज 1 की रक्षा करेगा। जो 30 क्लॉज 1 जो सबको अधिकार दे रहा है, उस 30 क्लॉज 1 के तहत कितने कितने देश में संस्थान है, अपने शैक्षणिक संस्थान जो माइनॉरिटीज ने बनाए हैं, वो कहां रजिस्टर हो रहे हैं, वहां अपनी पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां ऐसा नहीं हो पता नहीं कुछ भी पढ़ा रहे हो, नहीं, चेक करते रहो उनको। अब एनसीएमईआई जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि ये सिविल कोर्ट का काम भी कर सकती है, विद पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट टू डिसाइड ऑन क्या मैटर्स, ऐसे क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं टू द स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। अब जब ये क्वेश्चन एएमयू का वाला गया तो पहले एएमयू से एएमयू लोग पहले पहुंचे यहाँ पे एनसीएमआई के पास, देखो साहब क्या हो रहा है। अब एनसीएमआई ने बोला हम क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट बताइए, सुप्रीम कोर्ट मान लेंगे जो कहेगी सुप्रीम कोर्ट, वही हुआ, ठीक है। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये, इनका प्रोटेक्शन जरूरी है। अब एग्जेम्पशन मिले हुए अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और स्टेट जो है अच्छे तरीके से वेलफेयर करने के लिए क्या कर सकता है? रिजर्वेशन हो सकता है इन एजुकेशन संस्थान। रिजर्वेशन पॉलिसी, क्या लिख रहा हूं, कहां जा रही है इसकी? पीपीटी पढ़ाने में थोड़ा डिफरेंस तो है। नाउ रिजर्वेशन जब हो रहा हो फॉर एससीज एंड एसटीज, वहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है कि 1 मिनट, इनको छोड़ देना, इनको बख्श देना। एमईआईज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस टू एससीज एंड एसटीज। वहां पे हम बात कर सकते हैं कि इस धर्म के हैं कि नहीं, इस अपने माइनॉरिटी के हैं कि नहीं, उनको बुला लेते हैं। अब माइनॉरिटी का ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपको अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसमें सीट लगा दें, नहीं। हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ने बोला कि 1 मिनट जहां माइनॉरिटी बात आ रही है उनको अपना सेपरेट चलने देना, उनको मत छेड़खानी नहीं करना, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, अब माइनॉरिटी स्टेटस, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, कम लोग हैं, स्टेटस अगर मिल चुका है किस कम्युनिटी को, दैट मींस इट इज आल्सो अलाउड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा चलाए जाने वाले टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। उस संस्थान में कैसे लोग आएंगे, कौन बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठेंगे, कौन लोग उसके वीसी बनेंगे, कौन प्रिंसिपल, कौन डायरेक्टर, कौन डीन, कौन ये फलाने ढिमकाने जो भी चीजें बनती हैं, बाद में बच्चों को पसंद करते हैं वो सारे के सारे प्रोफेसर, वही होता है। नाउ दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स, यहाँ पे 50% सीट्स हो सकती है फॉर माइनॉरिटीज टू द हायरिंग ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। जितने भी आपको वहां पे हायरिंग करनी हो, आप एएमयू में जॉब वॉब मिल रही हो, बीएचयू में हो, बीएचयू तो नहीं, जामिया मिलिया हो, या सेंट स्टीफेंस हो, सेंट पीटर्स हो, सेंट फ्रांसिस हो, तो ये सारे जितने हमारे जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में क्या होगा, अगर जो भी भर्ती हो रही होगी वो भर्ती में 50% सीटें हो सकती हैं फिक्स फॉर उस कम्युनिटी की, जो कम्युनिटी का जिसका वो कॉलेज है, उनके लिए, उन्हीं के लिए बना है वो, पहली बात तो अब जाहिर बात है चलो उन्होंने अपने लिए बनवा लिया, आप चाहो भी बनवा लो अगर माइनॉरिटी में आते हो तो। नाउ ये इनका आर्गुमेंट हुआ करता था। अब माइनॉरिटी संस्थान, जो माइनॉरिटी वर्ड जो आ रहा है जिक्र, माइनॉरिटी संविधान ने कहा हम ना जानते भैया, ये पार्लियामेंट जाने समय समय पे हम क्या बताएं, उस समय 47 के बनाए हुए संविधान के, 1950 के बनाए हुए संविधान के। तो अब जब माइनॉरिटी जो वर्ड आ गया है, माइनॉरिटी संविधान ने कहा अप टू पार्लियामेंट हम नहीं जानते। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक बार जो पार्लियामेंट तय कर दे, मैं समझ तो लूंगा क्या है, पर मैं खुद से नहीं बता रहा माइनॉरिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, चाहे धर्म के नाम पे चाहे भाषा के नाम पे। अब बता दो आप, सेंट्रल सरकार यहां पे क्या करती है, 6 रिलीजियस माइनॉरिटी को अभी तक घोषित कर चुकी है कि आप कम्युनिटी जो है आप माइनॉरिटी हो। कैसे कैसे? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, इनके अपने अपने कॉलेजेस हो सकते हैं, अपने 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 सारी चीजें हो सकती हैं, स्कूल कॉलेज सारी चीजें अपने। चलो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? यहां पे वो लोग जो एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे वो लोग कम है भाषा बोलने वाले,
अब फॉर एग्जाम्पल ये 2 स्टेट है, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिए। अब इनके मुझे कलर चेंज करने पड़ेंगे बार बार। चलो अब क्या हुआ, मैंने कहा यहां पे एक ग्रुप है जो इतना सा है, ठीक है, और यहां पे वो ग्रुप जो है इस ये ज्यादा हो गया है, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अब ये 2 स्टेट है, मैंने कहा इस वाले पीले वाले स्टेट में ये लोग कम है, ये लोग बनाए मैंने कुछ कुछ ऐसे, मान लो छोटे छोटे डॉट डॉट हैं। अब ये लोग यहां कम है, दैट मींस ये भाषा बोलने वाले इस जगह में रहने वाले कम लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में बिहारी कितने हैं, कम है। मतलब कन्नड़ से तो कम ही होंगे ना, तो कर्नाटका में बिहारी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ठीक है। ऐसे ही पंजाब में कोई मराठी होगा तो वो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अपने स्टेट में वो मराठी अपनी मेजोरिटी में है वो, लेकिन पंजाब में नहीं है, ठीक है, ओके। तो वही चीज है ये। इन्होंने कहा, हमने यहां समझने वाली बात ये समझी, हमने कहा ओके ग्रुप ये अच्छा है, पहले बात तो ग्रुपिंग करो। जब ग्रुपिंग हो गई, रहने वाले कहां पे, इन इंडिया, हुज मदर टंग डिफर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या रीजन। ये जो डेफिनेशन है ये अप्लाई होती है फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम तालुका, तहसील लेवल से। कि पता नहीं भाई उस जगह पे कितने लोग हैं, हमें क्या मालूम यहां कम है यहां ज्यादा है, हमें तो यहां दिख रहे हैं यहां पे कम है, तो मतलब क्या बोलते हैं माइनॉरिटी है पूरे देश भर में, नहीं, उस जगह की बात करो, उस एरिया की बात करो। स्टेट्स ने जब अपने आप को बांटना शुरू किया था, स्टेट्स ने कहा था कि मद्रास ने खासकर, आंध्र प्रदेश ने खासकर बोला, याद है आंध्र प्रदेश के जो फाउंडर जो जिनकी डेथ हुई थी भूड़ हड़ताल पे, तो उन्होंने कहा था मैं हटूंगा पहले अपने तो मद्रास स्टेट से, मुझे मद्रास प्रोविंस चाहिए ही नहीं, मद्रास प्रोविंस मैं मानता ही नहीं, मैं तेलुगु बोलने वाले लोगों का हूँ और तेलुगु अलग करो, ठीक है, आंध्र अलग हो गया। ऐसे केस में क्या हुआ था, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये कैसे हुआ, एसआरसी कमीशन आया था एक, एसआरसी 1956, ये आया एसआरसी कमीशन। इस स्टेट ने कहा कि भाषा का आधार हो सकती है यार, ये तो बात सही है, लोगों में ग्रीवांसेस हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र के दोनों नहीं मान रहे हैं, बॉम्बे स्टेट के बने, क्यों बने बॉम्बे स्टेट, भाड़ गया बॉम्बे स्टेट, हम अलग होंगे, गुजराती हम बोलते हैं। तो ऐसे केस में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो बोल सकते हैं अपनी बात, वो कह तो रहे हैं कि यार हम यार ना हम नहीं मानते, मद्रास स्टेट में जाने क्या क्या आता है, अब उसमें पौंडीचेरी भी है, उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, ऐसे सारे पूरे रीजन आ गए, अलग करो, तो भाषा के नाम पे आधार किया। इसकी वजह से क्या हुआ, 7 CA कमीशन, 7 CA एक्ट आया हमारा, 7 संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1956 आया। इसने बोला कि हम डाल रहे हैं आर्टिकल 350A और 350B। ये क्या हुआ सर, इसकी वजह से क्या बना, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द ऑफिस ऑफ CLM। हमने कहा अगर भाषा की प्रॉब्लम है, दैट मींस इस भाषा की प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ। कैसे सॉल्व होगी, एक बनेंगे अफसर साहब, ये हैं स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर। हमने कहा ओके, क्या करेंगे ये ऑफिसर का जो ऑफिस है ना, बिल्कुल यूपीएससी भवन के पास है, तो ये ऑफिसर का जो ऑफिस होगा ये दिल्ली में होगा, इनकी रीजनल बेंचें भी हो सकती कहीं और। अब ये क्या है, कमिश्नर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, CLM साहब। ये CLM साहब कोई भी समस्या सुन सकते हैं, कोई ऐसे कम्युनिटी की जो वहां रहती हो लेकिन उसकी भाषा के लोग बोलने वाले कम है, तो अब ये लोग कम्युनिटी जाके अपने बोलेंगे CLM साहब को, देखो साहब समझ में नहीं आता है, सारे साइन बोर्ड जो है उस लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, जलेबी जलेबी जैसा समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। सो ऐसे केस में क्या होगा, CLM साहब बोलेंगे कि हाँ यार ये तो प्रॉब्लम आ रही होगी तुम लोगों को, तो CLM साहब कह सकते हैं उस माइनॉरिटी को, काम कर तुम लैंग्वेज सीख लो, तुम कमी तो लो, कमी हो तो अपने लैंग्वेज की सीख लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे CLM साहब में बोले, नहीं नहीं साहब आपके लिए अपना पूरा हम करेंगे चिंता, पूरी सारी आपकी अपनी सब खबर रहेगी। नाउ जो 2 आर्टिकल आए, तो आर्टिकल्स में क्या बोला गया, यहां पे स्टेट्स के लिए बोला गया टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो अपनी अपनी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो भाषा जो लोग कम बोलते हैं, तो स्टेट्स के ऊपर, सारे स्टेट्स के ऊपर ये दारोमदार है, इट्स इनकम्बेंट, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट कि आपको प्राइमरी स्टेज तक की एजुकेशन, यानी कि 4th 5वीं क्लास तक की एजुकेशन जो होगी, उन बच्चों को जो कम बोलने वाले बच्चे हैं स्टेट में, उनको उनकी भाषा में मिले। अच्छा, 350 ए आर्टिकल अच्छा लग रहा है ये तो। इसके बाद 350 बी क्या कहता है, बी कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर, जिसकी हमने पीछे बात करी, जिनका ऑफिस अभी दिल्ली में है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति जी इनको बनाएंगे इस ऑफिस को, और इस ऑफिस में अपॉइंटमेंट करेंगे किसी का, ऐसे अफसर का जिसको कि पता होगा यार भाषा प्रॉब्लम हाँ यार देश में ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टिगेट करे ऐसे मैटर्स, कोई बड़े मैटर हो गए, सेफगार्ड बताने हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमारे देश में परेशान है, उनकी चिंता करनी हो, तो CLM जो होंगे, जो अफसर साहब होंगे, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नाउ। ऐसा नहीं कि कोई वैसे किसी एक्ट के द्वारा बन गई बॉडी, नहीं, वो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी हमारे उस संविधान में लिखी हुई है, एंड डेडिकेटेड टू सेफगार्डिंग क्या, उनके माइनॉरिटीज के राइट्स जो कि भाषा अपनी कम बोलते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, बिल्कुल हमारी बिल्कुल यूपीएससी भवन के बिल्कुल साइड से ऐसे पीछे से रास्ता है, ठीक है। अब सॉरी, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इनको, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये इनका सारा जितना भी ऑफिस का सारा प्रावधान है, स्टाफ खर्चा, ये सब चीजें, वो सब चीजें, तो अपना जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उसको संभालती है, दिखती रहती है। इसके बाद कहाँ कहाँ इनकी रीजनल ऑफिस है, ऑफ कोर्स उन जगहों पर है जहां पे बवाल हुए हैं,
जैसे क्या, बेलगांव कर्नाटका में, इसके बाद चेन्नई में, कोलकाता में, इसके बाद हमारे हमारे इलाहाबाद में भी इनका एक है, मतलब अब तो शायद प्रयागराज में, ठीक है। सो अब इनके असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते हैं। नाउ चलते हैं आगे अपने कहानी पे कि हमारे एएमयू की जो प्रॉब्लम चल रही है। तो एएमयू की प्रॉब्लम टाइमलाइन जो है 1877, सर सैयद अहमद खान, हाँ मैं पहले नाम गलत बोला मैंने, सेकंड नेम सही है, ठीक है। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से ये अपना बना कॉलेज। इस कॉलेज को बाद में 1950 में बोला गया एएमयू को एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी अब आईएनआई बन गए, आईएनआई। अच्छा, अब इसके बाद 81 में एएमयू एक्ट बना, एएमयू एक्ट। अब बात ये आएगी कि साहब ये जो ये संस्थान है, ये एक्ट के द्वारा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा गवर्न हो रहा है। अब बात है 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने बोला कि जो 81 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस एक्ट में, 81 अमेंडमेंट एंड एएमयू को 50% रिजर्वेशन, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अनफेयर, सॉरी। क्यों? क्योंकि अगर संविधान, अगर सरकारी हो गया है, वो एक्ट के द्वारा गवर्न हो रहा है, तो भैया एससी एसटी के लिए आरक्षण कहाँ है? और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारे अजीज बादशाह जो 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 रूलिंग है, वो तो यार बड़ी, वो तो वैसी विचित्र रूलिंग थी। अजीज बादशाह केस में तो बोल दिया गया था कि भाई जो संस्थान सरकारी डॉक्यूमेंट के द्वारा तैयार हो गया है, जो संस्थान सरकारी एक्ट के द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा जो लागू हुआ है, वो संस्थान में हम स्टेट वाली पॉलिसी क्यों नहीं ला सकते? लाएंगे, अभी लाएंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि एएमयू का जो ये सारा लफड़ा है बंद करो। अब इसके बाद केस चला गया आगे, केस आगे जाता है 1920, 1967, 2005, 2019 अपना केस आता है, आते गया अपना 2024 में अपना जजमेंट आया कि नहीं साहब, एएमयू का माइनॉरिटी जो टैग है अभी सेफ गार्ड है, लेकिन इसको चेक करने के लिए दूसरी बेंच एक तैयार बैठी है जो इस पर काम कर रही है। अच्छा, अब एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इनकी भी चर्चा कर लो। ये सीएलएम अलग है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अलग है। इसके बाद इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन कमीशन आज की स्थापना नहीं है, पुरानी है, 78 की बात है, इनकी कल्पना हुई थी, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स अगेन इनके पास गया था ये। तो इसके बाद विद द इनैक्टमेंट ऑफ एनसीएम, जो हमारे एनसीएम हुए एक्ट 1992, कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, एक्ट के द्वारा तैयार हुई, एनसीएम एक्ट ऑफ 1992। हमने बोला पहला कमीशन बनाते हैं 1993 अगले साल में। कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं इसमें? एक चेयरमैन साहब होते हैं, वीसी साहब, एक हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं, और 5 ऐसे लोग होते हैं जो मेंबर्स उस अपनी कम्युनिटी के अंदर से आए हो, और मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। कब तक रहेंगे? टेन्योर इनका 3 साल रहेगा। ये आप अपना डेटा है, देख सकते हो, फैक्ट है। चलो ओके, नाउ आगे चलते हैं। हमने कहा जब राष्ट्रपति साहब के पास अभी केस गया, केस क्या गया? पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब सरकार ने अभी अभी लफड़ा कर दिया, इन्होंने कहा कि पंजाब के जो सीएम होने हैं, जो सीएम हैं, वो बनेंगे सारे यूनिवर्सिटियों के चांसलर। हमने कहा ये तो गेम अलग है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, जब स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, कोई यूनिवर्सिटी की बात कर लो, डीयू हो गया, या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, या यूपीटीयू हो गई, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गई, तो जब स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। गवर्नर होते हैं उस स्टेट के राज्यपाल महामहिम, ठीक है, वो होते हैं। लेकिन पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, तीनों लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे यहां में, हमारे यहां के जो स्टेट के जो सीएम होने चाहिए, जो स्टेट की सरकार के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया होने चाहिए चांसलर, नॉट गवर्नर साहब। अब क्यों? पता है क्यों? इसके पीछे भी बड़ा एंगल है। एंगल ये है कि यहां पे गवर्नर साहब अगर चांसलर हैं, ठीक है, चांसलर जब ये हैं, क्यों है पता है? चांसलर हैं बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन ही इज इन द ऑफिस, एक्स ऑफिशियो। जब तक ये गवर्नर हैं, तब तक गवर्नर साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी जो एक्ट है, LU एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के तहत गवर्नर साहब को मिली होंगी कोई पावर्स कि आप यूनिवर्सिटी में यहां पे लगा दो मेन गेट, यहां पे लगा दो ऑडिटोरियम, यहां पे करा दो सारे समारोह, यहां पे करा दो कोई अपना कॉन्वोकेशन सेरेमनी, यहां करा दो कोई स्पोर्ट ग्राउंड इवेंट, ये सारे इवेंट। तो ये सब क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक्ट के द्वारा चांसलर को एक्स ऑफिशियो पावर मिली हुई है। अब जो गवर्नर साहब, जो संवैधानिक पद है, जिसके लिए बोला जाता है कि आप हमेशा एड एंड एडवाइस सुनोगे ऑफ क्या? एड एंड एडवाइस ऑफ क्या? ऑफ सीएम। आपको तो सीएम साहब की माननी है, गवर्नर साहब सीएम साहब की मानेंगे हमेशा, अपने मन से करेंगे नहीं कुछ भी। तो ऐसे केस में जब अगर सीएम साहब की माननी है क्योंकि वो गवर्नर हैं, या ऐसे केस में LU एक्ट की, अब एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है वो, तो उस एक्ट की वजह से जो उन्हें पावर मिली, क्या ये वो कर रहे हैं? हो गया आपस में, बीच में दोनों में तकरार हो गई कि कौन सी पावर को मानी जाए, या तो स्टेट के सीएम की मानी जाए, या फिर जो इस एक्ट की वजह से जो पावर मिली है फॉर द गवर्नर बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट इज इन द ऑफिस, दैट मींस कि अब मैटर हो गया, आगे बढ़ गया। तो ऐसे केस में पंजाब हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तीनों स्टेट की सरकारों ने कहा कि हम कर रहे हैं चेंज। चेंज क्या हुआ? पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें बोला गया डेजिग्नेट द पंजाब सीएम एज द चांसलर। गवर्नर को बाहर ही कर दो, गवर्नर चाहिए ही नहीं।
कोई यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी होगी, कोई सारी यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें चांसलर जो होगा वो पंजाब स्टेट का सीएम होगा। ये इनका एक्ट, ये इनका बिल था, एक्ट तो बन नहीं पाया खैर अभी। तो अब ये बिल था, इनका विधेयक था, 2023 में पंजाब की विधानसभा ने पास किया। अब ये पास करने के बाद गवर्नर साहब को दिया, गवर्नर साहब साइन करो। गवर्नर साहब ने बोला अच्छा मेरी पोस्ट को खा गए, तो इसका मतलब है गवर्नर साहब ने कहा अब ऐसी चीज पर साइन करेंगे वो। तो ऐसी चीज में उन्होंने उन्होंने बोला मैं, एक मिनट रुक जाओ, एजुकेशन की बात हो रही है ना, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। एजुकेशन में सेंटर और स्टेट दोनों काम करते हैं, सेंटर और स्टेट, है ना। जब कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है दैट मीन सेंटर की सुननी पड़ेगी एक बार। जब सेंटर की सुननी पड़ेगी मतलब सेंटर के पास जाएगा, सेंटर के पास जाने का मतलब है कि जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी के पास जब गया उस बिल की हत्या हो गई। उस बिल को वहीं के वहीं, जैसे ही वो बिल आया ऊपर, स्टेट का बिल विधानसभा का, तो प्रेसिडेंट ने कहा इस बिल को जरा देखें, बिल को उन्होंने डुबा दिया पानी में, गया वो बिल। ठीक है, ऐसे में हुआ ये क्या कि ये जो बिल था, ये बिल हटा, ये बिल जो है, ये बिल कभी बन ही नहीं पाया, एक्ट नहीं बन पाया। अब स्टेट बिल्स के जो जो प्रावधान हैं कि राष्ट्रपति के पास जाने कि नहीं जाने, क्या करना है इनके बारे में, अब ये एज पर आर्टिकल 200। अच्छा, एज पर आर्टिकल 200 क्या है, एक बिल जो पास होगा बाय द स्टेट की विधानसभा, जो स्टेट की विधानसभा, अब स्टेट की विधानसभा ने अगर कोई बिल अगर पास किया है, तो उस बिल के तो उस बिल को गवर्नर साहब को देना पड़ेगा। और गवर्नर साहब अगर उसको लगे, गवर्नर साहब को कि साहब ये जो बिल है इसको मैं पास कर दूं या इसको दे दूं अपने सेंटर के, अपने देखो राष्ट्रपति के पास, ये हो सकता है। गवर्नर अगर रिटर्न कर दें उस बिल को टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या तो ये कर सकते हैं वो हाउस या हाउसेज ऑफ जो भी विधानसभा है या अपना विधान परिषद है, जो और चीजें हैं, वो बिल को या तो पढ़े दोबारा से, एंड इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द विधानसभा, फिर से हाउस ऑफ हाउसेज, इसके बाद भी गवर्नर, इसके बाद गवर्नर अगर अगर अपने आप से दे रहे हैं और अपने देखो आगे नहीं, आगे देखो अगर आप इसके राष्ट्रपति जी को अगर नहीं भेज रहे हैं वो, तब तो गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड असेंट। लेकिन अगर ये बिल राष्ट्रपति जी को दे दिया गया, उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट साहब को दिया जा रहा होगा, देन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, इज नॉट बाउंड, इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट। नहीं दे रहे असेंट, राष्ट्रपति है वो, सेंटर की बात है यहां पे। ठीक है, ओके। नाउ इन केसेस जहां पे बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब के पास आ गया, इफ द प्रेसिडेंट सेंड्स अ बिल अगेन, तब यहां पे लेजिस्लेचर, उस स्टेट की विधानसभा, उनके पास 6 महीने होंगे उस रिकमेंडेशंस को या उस रिकंसिडरेशन को जो राष्ट्रपति की यानी सेंटर की तरफ से जो आया है उसको वापस पढ़ने के लिए और उसको चेंजेस के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजने के लिए। हाउएवर यहां पे राष्ट्रपति इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू अप्रूव द रिकंसिडर्ड बिल। राष्ट्रपति है, सेंटर है, नहीं मानेंगे स्टेट की बात। अब स्टेट कितना भी कहता रहे, कोई फायदा ही नहीं है, कोई चीज पे हमें ज्यादा बात ही नहीं करनी है। ये है राष्ट्रपति की वीटो पावर, ये है वो पावर जहां पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी अपना वीटो दिखाते हैं। अब वीटो जो होता है हमारे संविधान में ऐसे मेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ एक मिनट जरा पानी पी लूं। हेलो, 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 हाँ आ गया। ठीक है, अब जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर आर्टिकल 111 के द्वारा दी हुई होती है। इस वीटो पावर में हमारे यहाँ पे 2-3 तरह की पावर मानी जाती है राष्ट्रपति के पास। वो क्या क्या है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एक क्वालिफाइड वीटो जो है, ये हमारी क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है उनके पास होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव दिस वीटो, ये भी नहीं है। ये इस वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति जी टू ओवरराइड द लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति जी अपने मन से कर सकते हैं। लेजिस्लेचर, विधानसभा, पार्लियामेंट, इन्होंने जो फैसला किया हो उसको एकदम पूरा डन करके इनके राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति जी उसको मना कर रहा है, नहीं कर रहा मैं। तो ऐसे केस में ये होती पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास है, हमारे पास नहीं है। हमने कहा राष्ट्रपति के हाथ में नहीं दे रहे कुछ भी, बहुत बड़ी गद्दी है ये, कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने कहा ना 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 ना, ये गेम नहीं होगा ऐसा वाला। नाउ चलते आगे, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। ठीक है, यह बात करते हैं। अब ये एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन जो हुआ, ये कम्युनिटी अपने आप से कह रही है कि साहब हमारे देखो 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में और स्टेट की विधानसभा में एक एक सीट होती थी यार, वो सब हटा दी आप लोगों ने, गलत हुआ हमारे संग ये। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ये वो है जो कम्युनिटी इंडिया में रह गई, जो कम्युनिटी जो सॉरी जो 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 कम्युनिटी इंडिया में रह गई, कहां से, ब्रिटिश लोगों द्वारा, यूरोपियन लोगों द्वारा लाई हुई थी। इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लोग आए थे, अफसर लोग, उन्होंने यहाँ पे शादियां करी महिलाओं के साथ, हमारे अब तो कह लो परदादियों के साथ कह लो, अब तो और ज्यादा पुराने, तो उन लोगों से शादी करी और इन मैरिजेस से क्या हुए, वो बच्चे हुए जिनके कि पिता
या फादर साइड के कोई और पूर्वज वो क्या थे, यूरोपियन थे या यूके से थे। ठीक है, हमने कहा ओके। जब एंग्लो इंडियन जब इंडिया आजाद हुआ तो कुछ रह गए इंडिया में, इन्होंने कहा अब हम क्या ही जाए, यहीं रह रहे हैं बेचारे 70-80 साल से, अब नहीं जा रहे हम कहीं। तो ऐसे केस में हमने कहा अगर तुम यहाँ हो, कितने हो तुम, हमने कहा होंगे कितने 10-15 हजार होंगे, 20-25 हजार होंगे, कि अभी लास्ट के सेंसस में 38 हजार के आसपास पॉपुलेशन है। तो ठीक है, अब हमने कहा जब इतने ही हो, इतने से ही हो, और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दे तो इंडियन, तो हाँ कि हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आपको देते हैं रिजर्वेशन 2 सीटें लोकसभा में, और स्टेट की विधानसभा में 1-1 सीट, कि आपका कुछ सरोकार रहे यार स्टेट विधानसभा में या अपने लोकसभा में। ठीक है, 368 जो नहीं सॉरी 366 जो हमारा क्लॉज 2 था संविधान का, डिफाइन करता है एंग्लो इंडियन को, एक पर्सन जिसके फादर या मेल प्रोजेनिटर, ओनली मेल एंसेस्टर, ओनली मेल, मम्मी साइड से नहीं, मम्मी साइड को हम नहीं मारे, तुम आ गए यही बहू अब यहीं की हो, ठीक है, ऑफ यूरोपियन डिसेंट अगर है, उसको अगर आप इंडियन टेरिटरी में रहता हुआ देख रहे हो, ऐसे केस में बॉर्न टू पेरेंट्स जो हैबिचुअली यहां रह रहे होते, अपने रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट टेम्पररी, नहीं हमेशा यहाँ रहने वाले हैं, तो हम कहते हैं आप हो एंग्लो इंडियन। और ये कम्युनिटी अब कह रही है हमारे साथ देखो, हमारे साथ हमारी सीटें हुआ करती थी, 2-2 सीटें आप ले गए आप लोग। तो संविधान का 331 जो था ये कहता था राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं इस कम्युनिटी में से। राष्ट्रपति अपने आप करेंगे क्या, नहीं, सीएम, अब नहीं सॉरी सीओएम, पूरा सीओएम, ये पूरा मंत्रिमंडल एक बार में अलाउ करेगा, एक बार में हाँ बोलेगा, तब राष्ट्रपति जाके क्या करेंगे, उनको करेंगे नॉमिनेट। 333 ये कहता है स्टेट सरकार के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, टू नॉमिनेट वन एंग्लो इंडियन। अब इनके लिए कमीशन आया, कमीशन के लिए क्या बात करें, 40,000 लोग जरा से, अरे छोड़ो तुम एक काम करो, जो एनसीएससी है हमारा, नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो ये कमीशन होगा, इनके पास जिम्मेदारी होगी 338 की वजह से, कि आप क्या करना, एंग्लो इंडियंस के लिए सेफ गार्ड याद रखना। अब इनके लिए क्या अलग से बनाए कमिश्नर, कमीशन जो का आप ही समझ लो, एनसीएससी वाले जो लोग हैं वही अब डील करते हैं। कोई भी दिक्कत हो रही हो, अगर इन लोगों को कि साहब कहाँ कोई हमारे आपदा हो गई, दिक्कत आ गई, कोई हमारे रहने खाने के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में मान लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा ने भी, संविधान सभा ने बोला था कि एक 10 साल का रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर एससीज एसटीज, रिजर्वेशन के अराउंड टॉपिक हुआ। 1950 में संविधान आना है, 10 साल 1960, फिर आगे बढ़ गया 70, 80, 90, आगे 2000, 2020 में खत्म हो गया ये, ठीक है साहब। 104वां जो अमेंडमेंट हुआ था सीएए, इसने बोला 2019 में कि नहीं चाहिए, बहुत हो गए, हमें चाहिए नहीं एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन, हो गया, और एससी एसटीज के लिए तो रख लेंगे। इट एंडेड द एंग्लो इंडियन ये इनका अपना रिजर्वेशन। और 2030 में इन्होंने बोला फाइनल ईयर फॉर एससी एसटी रिजर्वेशन है, क्या पता आगे भले, क्या पता आगे जाए बढ़े, क्या पता आगे नहीं बढ़े, ठीक है साहब, ओके। अब प्रियम्बल पे अगेन फिर से क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में एक और केस गया, डॉक्टर बलराम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, 2023 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंक्लूजन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर को आप लोग मना कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, व्हाट द हेल, क्या बात कर रहे हो आप लोग। प्रियम्बल हमारे देश का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, हमारे संविधान का। ये नेहरू जी ने जो भाषण दिया था दिसंबर में, उस दिसंबर में जो भाषण दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि ये संविधान सभा क्या करने निकली है, ये संविधान सभा क्या पाएगी, तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम देखते हैं किसमें, हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। इसको हमने अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, भैया ये जरूरी है, एडॉप्शन ऑन इफेक्टिव डेट। अब जब उस समय प्रियम्बल था, उस समय ये वर्ड तो नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये बाद में केस गया कि अरे साहब अगर वो वर्ड उस समय नहीं थे तो अब वो प्रियम्बल का हिस्सा है, और अब ये उसका हिस्सा है, तो माने जाएंगे क्या। ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला संविधान सभा एक्सक्लूडेड द सोशलिस्ट वर्ड, अच्छा सेकुलर वर्ड, ठीक है, बट जो संविधान है अगर आप पढ़ लो उसको, कोई अगर थोड़ा बहुत भी अगर ना समझ आदमी भी देख ले, समझ ले, तो समझ जाएगा कि हाँ साहब, एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट वो अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू अमेंड इट अंडर आर्टिकल 368। और अगर आप पढ़ रहे हो उसको संविधान को, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ साहब हमारे यहाँ पे सेक्युलर वर्ड हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा नहीं हुआ है लेकिन झलकता है, सामने सामने दिखता है। जब प्रियम्बल के बारे में बात करने निकलना, तो इन लोगों ने काफी सारी बातें बोली हैं, ये कोटेशंस हैं, जैसे हमारे एन ए पालखीवाला जी, बहुत बड़े मतलब सुप्रीम लॉयर, ऐसे डैशिंग लॉयर, इन्होंने क्या क्या डिबेट्स लड़ी हैं, और इन्होंने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के सामने जो इन्होंने भाषण दिए, डिबेट दिए, वो बाद में जजेस ने भी कहा है कि यार क्या डिबेट थी यार, मजा ही आ गया, मतलब ऐसा लगा जैसे सरस्वती बोल रही है, साक्षात सरस्वती आपकी जबान से बोल रही है। तो इन्होंने बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ हमारा संविधान, सर ए के अय्यर, तो इन्होंने बोला था एक्सप्रेसिंग लॉन्ग हेल्ड ड्रीम्स एंड थॉट्स, के एम मुंशी जी, पंडित हमारे ठाकुरदास जी, हमारे ई बेकर साहब, हमारे एम हिदायतुल्ला जी, हमारे जज थे ये, ठीक है, इन्होंने कहा 16 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ प्रियम्बल, फॉर डिफाइनिंग द प्रियम्बल।
ठीक है, ये यहां पे खत्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में आएगा हमारा क्या, हमारा अगला वाला फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।